नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे साथ प्रसिद्ध बांसुरी वादक कैलाश शर्मा जी हैं। इन्होंने पूरी विश्व में अपने बांसुरी वादन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। ही हैज़ परफॉर्म्ड, यहाँ ले लेना, ही हैज़ से यहाँ तक ले लेना, ठीक है। He has performed with ICCR and All India Radio throughout his career and is a wonderful artist. We are blessed to have him here with us today. नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हम आपसे फ्लूट थोड़ा सुन रहे थे, इतना ही मतलब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जैसे ही हम सुनते हैं। फ्लूट की एक विशेष क्वालिटी है जिससे एकदम आप कहीं और ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जैसे ही आप सुनते हैं। इसमें एक बहुत ही अलग दर्जे का सोल है जो बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स में मेरे को इस तरीके से फील होता है। तो सर, जब आपने फ्लूट को चुना एज अ वादन कि आप इसको आगे अपने जीवन का सारथी बनाने वाले थे, तो आपने क्या आपके दिमाग में आया? पहले आपकी स्टोरी कैसे शुरू हुई सर इसमें? बांसुरी मुझे तो लगता है कि मैंने कब शुरू किया और कब मैं इसमें आगे बढ़ता गया मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि मैं बहुत छोटी अवस्था से ये मेरा खिलौना था। जैसे हर घर में हर बच्चा किसी खिलौने से खेलता है, तो मेरी दादी कभी गंगा पे गई थी स्नान करने, वहाँ से मेरे लिए एक बांसुरी ले आई। 10 पैसे की बांसुरी थी। वो बांसुरी में मुझे मालूम नहीं, मुझे लगा कि लकड़ी का टुकड़ा है, बट उसमें मेरे ख्याल से मुझे बहुत रहस्य नज़र आया कि ये इसमें फूंक मारो तो आवाज़ आती है, फिर उसके सुराखों से खेलो तो इस तरह से मेरे मतलब जिज्ञासाएं बढ़ती गई। और फिर मैं उसके बाद वो खिलौना आज भी मेरा बना हुआ खिलौना। सही बात है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो खिलौने से ही एक पूरा एक संसार। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे शायद प्रतिशत में कहें तो हर बच्चा बांसुरी से कभी थोड़ा टाइम बजाता है, हर बच्चा फिर तोड़ देता है। मेरा वो जो था वो लगातार यात्रा चलती रही बांसुरी के साथ। नहीं सर, ये बहुत सुंदर बात है कि आपने एक मतलब सही बात है कि एक हर एक की जर्नी। आज भी हम लोग कभी मेलों में जाते हैं तो वो बांसुरियाँ छोटी छोटी बिक रही होती हैं और हमें लग रहा होता है कि अरे वो जिस तरीके से वो बजा रहे हैं आज भी एकदम किसी भी बच्चे का मन एकदम से आकर्षित होता है कि अरे ये तो मैं भी बजाना चाहता हूँ। वो अलग बात है कि वो सब लोग घर लाके 2-3 दिन में फिर तोड़ देते हैं उसको, भूल जाते हैं कि कुछ लिया था। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। और सर, आपने जैसे बताया कि आपने बहुत ही कम उम्र से इसकी शुरुआत करी और एक किसी घर पे लाई हुई चीज़ से आपने उसको पूरा एक इतने मुकाम तक लेके गए। तो सर, आपने जब ये स्टार्ट करा, जब इसको सीरियसली परस्यू करना शुरू करा एक कम उम्र से, तो घर वालों का सपोर्ट का क्या रोल रहा है इसमें? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मेरे घर में संगीत का कुछ भी नहीं था वातावरण। अच्छा। और क्योंकि हम मतलब संगीत का वातावरण ना होने की वजह से मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। और शुरू में तो जब मैं स्कूल में था तो फंक्शन में बजाता था, फिल्म के सॉन्ग्स बजाता था, लोक संगीत बजाता था, वहाँ तक तो सीमित था। जब मैं इसको शास्त्रीय संगीत के रूप में गांधर्व महाविद्यालय में सीखना शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि मुझे तो बांसुरी बजाना आता ही नहीं है। जब गुरु के रोशनी मिलती है, गुरु के ज्ञान की रोशनी मिलती है, तब पता लगता है कि हम तो कितने अंधकार में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है ये। तो आप तब आपकी जो मेन जर्नी आप कहेंगे कि जब गंधर्व महाविद्यालय से आपकी जो जर्नी फ्लूट की सीखने की और उसको आगे ले जाने की जर्नी आपकी वहाँ से शुरू हुई है? जी। तो सर, आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे गुरु श्री प्रकाश नारायण सक्सेना जी रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पर प्राचार्य थे प्रधानाध्यापक श्री विनय चंद मौदगले जी। उनसे भी सीखने का मुझे सौभाग्य मिला है। अच्छा। ये सर बहुत बहुत नामी गुरु हैं और मतलब धन्य हो जाते हैं लोग जो उनसे सीखते हैं। तो बहुत ही सर वो दिख ही रहा है आपके क्राफ्ट में। और सर, जब आप अभी लाइफ में इतने आगे करियर में आ चुके हैं, तो ऐसा कोई लेसन है जो आपको याद है कि गुरुजी ने कभी बताया था जिसको आप आज भी अपने साथ लेकर चलते हैं अपने साथ? असल में मेरे जो गुरु हैं
वो सिर्फ बांसुरी नहीं सिखाते थे, वो बांसुरी को सीखने के लिए नज़रिया भी बताते थे। उसमें फिर हमारा जो दैनिक जो हमारी दिनचर्या होती है, हमारा सोच विचार, हमारा एक्शन, वो भी शामिल होता है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि हम सिर्फ बांसुरी बजाते हैं तो सिर्फ लेसन बजाते हैं हम, गुरु का दिया हुआ। लेकिन जब वो उनका जो जीवन के प्रति, जो संगीत के प्रति हमारा जो रुझान है, जो हमारा प्रयास है, वो सतत रहना चाहिए, निरंतर। तो वो सुबह से शाम तक इस तरह का मानसिकता बनाना कि उसमें हमें लगन हो जाए, हमें एक नशा हो जाए, उस तरह का हमारा सबक देते थे हमारे गुरुजी। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत सुंदर बात है कि ये नज़रिया, वे ऑफ लाइफ जिसे कह सकते हैं, उसी से उद्धार होता है। वरना तो लेसन तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। कि मैंने लेसन सुना दिया, गुरुजी ने ओके कर दिया। हाँ। लेकिन उसमें उसके जो डायमेंशन होते हैं ना, बिल्कुल। कि उसमें फिर क्या होता है कि गुरुजी अगला लेसन देना चाहते हैं और विद्यार्थी कहता है नहीं अभी मेरा तो ठीक नहीं हुआ, हाँ, तो वो लेना ही नहीं चाहता लेसन, कि उसको और अच्छा करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की मेरी मतलब एक चुनौतियां रही मेरी, और इस तरह का नज़रिया रहा मेरा हमारे गुरुजी के साथ, बड़े अच्छे संबंध। एक दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि गुरु से खास तौर से ये विद्या के बारे में कहूँगा कि गुरु जो है ना, वो दूसरी जो कलाएं हैं, दूसरे जो मतलब क्षेत्र हैं, हाँ जी, उनसे संगीत बड़ा अलग है। ये तो है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम बहुत, जब तक गुरु के साथ बहुत विश्वास और भक्ति, उनके प्रति समर्पण नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक ये फिर ये आप एक लेवल पर रह जाएंगे, उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है। ये भरा हुआ घड़ा और कितना भरेगा वाली बात है। तो ये आपको बिल्कुल समर्पण से ही वहाँ पे, मुझे लगता है किसी को भी जाना पड़ेगा। और ये भरोसे की भी बात है, बहुत भरोसे बड़ी, की, विश्वास कि ये विश्वास रखना कि मेरे गुरु मेरे को मेरी नैया पार करा के ही रहेंगे। बिल्कुल। नहीं सर, और पूरा अपना सरेंडर कर दो उनको, गुरु को। हाँ जी, तो ऐसे नहीं कि भाई हमें जल्दी है, ये जल्दी का काम नहीं है। जल्दी का काम तो है ही नहीं। बहुत इसमें धैर्य बहुत चाहिए। और धैर्य, एक ये हिंदी का शब्द धैर्य, और दूसरा है मेहनत, बहुत कठिन परिश्रम। ये दोनों बहुत आपस में विरोधाभासी शब्द हैं। मतलब विरोधाभास के, अगर मान लिया आप धैर्य रखते हैं तो मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, हाँ, और कठोर परिश्रम कर लिया तो मैंने तो कर लिया, हाँ जी, मुझे नया लेसन चाहिए। तो ये दोनों बहुत आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, हाँ जी, बहुत कंट्राडिक्शन है दोनों में। तो जो मेहनत करता है वो लेसन जल्दी चाहता है, और जो धैर्य रखता है वो लेसन कहता है मैं कल करूँगा। तो ये थोड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मतलब बहुत हमेशा हम लोग जब भी कहते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क, पेशेंस, बट ये सोचते ही नहीं कि हाँ, ये बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। जो मेहनत कर रहा है वो जल्दी सीखेगा लेसन, उसको लगेगा कि मेरा तो नेक्स्ट लेसन होना चाहिए, बट नहीं, शायद ये ही वे ऑफ लाइफ सीखने के लिए बिल्कुल आपको संगीत को बहुत सोच समझ के, और गुरु की एक जो गुरु के ऊपर जो समर्पण है, शायद वही इसी का है। सिर्फ संगीत नहीं सीखता आदमी, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली गुरु जो है ना, वो गुरु शब्द जो है ना, वो उसका संबंध किसी एक क्षेत्र से नहीं है। इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, गुरु का मतलब ये होता है। और दूसरी बात, गुरु सिर्फ कला नहीं सिखाता, वो जीवन की कला सिखाता, जीवन की कला सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात बोली है और आपने, और ये बहुत लोग शायद आज ही यही समझने की जो कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों में आज यही, इसी की कमी रह जाती है कि वो एक लेवल पे आके रह जाते हैं, क्योंकि उनको वो जो समर्पण है और विश्वास है वो दे नहीं पाते हैं। और संगीत को जब भी कोई भी आता है मेरे पास भी, जब से मेरी किसी से बात होती है, तो मैं यही समझाता हूँ कि आप संगीत नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, ये जीने का तरीका सीख रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात। और ये मतलब मैंने देखा है कि आपकी संगति, आपकी रंगति, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो भी बदल जाता है, क्योंकि संगीत के साथ टिकने के लिए जो पेशेंस और जो एक स्वभाव चाहिए, वो सबके बस की नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, ये बहुत सोचने समझने की। मेरे को किसी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो म्यूजिशियन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा, कैलाश भाई आप अगर संगीत करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी विद्याएं अपने आप आ जाती हैं। हाँ, तो उन्होंने एक बात कही कि ये संगीत ऐसी एक कला है कि इसके लिए एक जन्म तो चाहिए सीखने के लिए, और दूसरा जन्म चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तीसरे जन्म पे स्टेज पे आने की सोचना।
तो ये इस बात से अंदाज़ा लगाया सकता है कि हमें नहीं मालूम कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, लेकिन ये तो सिद्ध है कि ये बहुत कठिन हमारा यात्रा है। इसमें हमें बहुत परिश्रम, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत मेहनत, सतत कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आज आप 8 घंटे प्रैक्टिस कर लें तो 4 दिन का प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, रोज़ करना पड़ता है उसको। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर इसी से आपने अभी अपने जो भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब हम परफॉर्मेंस पे आते हैं, जब हम आगे इसको अपने क्राफ्ट को और निखारने के लिए जब इसको हम श्रोताओं के सामने, जनता के सामने लेके जाते हैं, तो सर आपने पूरे इंडिया में, आपने दुनिया में कितने देशों में परफॉर्म करा है, तो ऐसा क्या फ़र्क आपको नज़र आया है कि भारत के श्रोताएँ बांसुरी को कैसे रिसीव करते हैं और बाहर की इंटरनेशनल ऑडियंसेस फ्लूट को कैसे रिसीव करती हैं? इसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको अपने करियर में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, विदेश में जो श्रोता लोग हैं उनको उस क्लासिकल संगीत की नॉलेज नहीं है उस तरह से, जैसे हमारे यहाँ पर जो सुनते हैं वो बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से सुनते हैं कि आपका कोमल दैवत कैसा लगा है, या गंधार कैसे, या राग गलत कर रहे हैं। तो उनकी यहाँ पर तो हमें थोड़ी देर बाद अगर गर्दन ना हिले या हम ऑडियंस का रिस्पांस ना मिले तो प्रोग्राम में लोगों का कहते हैं यार हमारे ऑडियंस जो है बड़ी कुल वो ना समझती, हमारा प्रोग्राम आज जमा नहीं। उसके बावजूद वहाँ पर विदेश में लोग जो हैं उनको पता तो नहीं है, बट वो इतने मनन होता उनका इतना कंसंट्रेशन होता सुनने का कि इतना एंजॉय करते हैं, वो होलिस्टिक तरीके से सुनते हैं। तो उनका नज़रिया जो है, मैं तो अपने बारे में ये कहूँगा कि मेरा एक 3 कंट्री में प्रोग्राम था, मुझे अभी याद आ रहा है अचानक। तो एक, मैं उस समय तो थोड़ी उम्र कम थी, वो बुज़ुर्ग था, बहुत उम्र दराज था, तो वो मेरे से आके ग्रीन रूम में मिला। तो मैंने कहा चलो कोई एक नॉर्मल प्रोग्राम के बाद आते हैं, लेकिन मुझे पता लगा वो हॉलैंड, पेरिस और जर्मनी से मुझे फॉलो कर रहा है। तीन जगह से वो कंट्री में कि मैं वहाँ भी सुना था आपको, वहाँ भी सुना था, यहाँ भी सुना था। तो मैंने कहा यार इसको इतना शौक है। वो कहता मेरे को बड़ा आनंद आता आपकी बांसुरी सुनने में। तो लगन तो ऐसी है उनकी। तो वो लोग बहुत ये कह सकते हैं बड़े गंभीर तरीके से सुनते हैं। उनको समझ तो नहीं आता कि ये राग दिन का है या रात का है या कौन से स्वर लगते हैं। हमारा जो बिल्कुल हमारा संगीत, शास्त्रीय संगीत का जो बेस अलग है, वो बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन सुनने में उनकी बिल्कुल 24 कैरेट तरीके से, कहते हैं ना, शुद्ध तरीके से सुनते हैं, बहुत ईमानदारी से सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सच्चा सुख लेते हैं, बहुत ज़रूरी। और इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग जो है ना वहाँ जब तक, तो वह व्यक्ति 3 देशों से मुझे फॉलो कर रहा है, और मुझे जब अगर मान लिया वो उस वहीं पर ही प्रोग्राम सुन रहा होता तभी मेरे पास आया होता तो मुझे ताजुब ना होता। लेकिन वो तो पिछले 2 कंट्री से मेरे को सुन रहा है, और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ कि मैंने कहा इसको ऐसा क्या अच्छा लग रहा है कि जो मेरे को 2 कंट्री फॉलो कर रहा है मुझे इस तरह सुनने के लिए। तो वो लोग बड़े गंभीर तरीके से और बहुत मनन चिंतन करके सुनते हैं, और उनके दिमाग में प्रश्न बहुत आते हैं कि आप कैसे बजाते हैं, आप कैसे इम्प्रोवाइज़ करते हैं, क्योंकि उनका संगीत बिल्कुल अलग है, सब फिक्स है उनका। क्योंकि उनका संगीत जो है ना, बनाने वाला संगीत कोई और है, बजाने वाला कोई और है, और डायरेक्शन देने वाला कोई और है। 3 होते हैं। हमारा संगीत में हम मतलब हम ही उसके जनक हैं, और हमसे ही शुरू होता है और हमसे ही, तो ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और दूसरा एक सभ्यता का भी, कल्चर का, रहन सहन का उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, उसका भी फर्क पड़ता है, जिसे भौगोलिक फर्क कह सकते हैं। खान पान हर तरह बिल्कुल डिफरेंट है उनका, हमारे से बिल्कुल अलग है, भाषा अलग है, तो उसका भी रोल होता है। बट संगीत की बात करें तो संगीत तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा संगीत है तो वो सब जगह लोग पसंद करेंगे। नहीं सर, ये बहुत सुंदर बात है। और मुझे एक बात बाहर की, स्पेशली बाहर के ऑडियंसेस की बड़ी अच्छी लगती है, वो बहुत इसकी कदर बहुत करते हैं। मतलब उनको आर्ट की बहुत कदर है, मतलब जो वहाँ पे एक उसकी वैल्यू देते हैं। चाहे स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो भी, जितने भी लोग बाहर परफॉर्म करने गए, सबका रिव्यू यही रहा है कि बहुत अच्छा एक माहौल देते हैं आपको, बहुत जागरूकता होती है, बहुत सवाल, और बहुत सारे सवाल, जैसे आपने कहा ना, बहुत उनके दिमाग में 50 सवाल आते हैं। तबला को सुन के वो हाथ उठा के देखते कि अरे हाथ में क्या लगाया हुआ है या कुछ बजाया तो नहीं,
बहुत प्रश्न हाँ होते जी, हैं, बहुत सर, प्रश्न होते हैं, तो बहुत उनकी जागरूकता एकदम दिमाग में होती है कि अरे ये तो कुछ अलग है, ये तो हमारे उससे अलग है, और बड़ा अच्छे से लोग रिसीव करते हैं इस चीज़ को। तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है फॉरेन और इंटरनेशनल ऑडियंसेस के बारे में कि हमारे संगीत को बहुत अच्छा बढ़ावा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया कि बताओ आपको 3 देश तक कोई फॉलो कर रहा था। तो मुझे वो ये अभी अचानक याद आ गया हाँ मुझे। जी, तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी क्या ढूंढ रहा है मेरे संगीत में, या क्या उसको अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के संगीत में ही लीन हो रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत सुंदर बात है। सर इसी बात से एक मेरी दरख्वास्त है, आप कुछ हमें हमारे दर्शकों को बजा के सुनाएंगे थोड़ा सा? ज़रूर, मैं आपको यमन में थोड़ा सा आलाप करता हूँ मैं। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर सर, मतलब एकदम अलग ही, मतलब बांसुरी के बारे में कुछ ऐसा है जो एकदम ही डिवाइन फीलिंग क्रिएट कर देता है एकदम से, और माहौल ही एकदम ऐसे पावन सा हो जाता है, एकदम पता नहीं चलता कि क्या हुआ। तो सर आपने लेजेंडरी रविशंकर जी के साथ भी कोलैबोरेट करा है, तो कुछ बताएंगे उनके एक्सपीरियंसेस कि कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? देखिए, मैं पंडित रविशंकर जी के साथ 1985 से जुड़ा, अच्छा। और 97 जो आखिरी उनके साथ मैंने सिरी फोर्ट में, हमारे भारत को आज़ाद हुए 50 साल हुए थे, वो सेलिब्रेशन हुआ था सिरी फोर्ट में। मैंने 13 साल 12 साल उनके साथ काम किया। और क्योंकि मैं संगीत घराने से नहीं हूँ, कोई बैकग्राउंड मेरा संगीत का नहीं है, तो उनके पास पहुँचना जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उनके साथ काम करने का मतलब ये था कि हर क्षण उनके साथ जो बिताया हुआ है, मेरे मस्तिष्क में बहुत गहरी छाप छोड़ी है उन्होंने। क्योंकि उनके साथ मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ भी निकली उनके साथ कभी। और काफ़ी काम किया मैंने, जब नेचुरली 12 साल तक 13 साल तक काम किया है। तो मैंने वहाँ रशिया में क्रेमलिन थिएटर में जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था गेम्स का, तो वहाँ पर 25 दिन उनके साथ था मैं लगातार। अच्छा। तो उसके बाद फिर घनश्याम उनका एक नाट्य बैले था, उसमें 17 पूरे शोज़ थे, 17 शो लगातार। वो 2.5-3 महीने का शो था वो, उनके साथ वो काम किया। फिर छोटे डॉक्यूमेंट्री वगैरह, ताना बाना का टाइटल म्यूज़िक, या जो रिचर्ड एटनबरो के साथ वो शेर वाली कहानी है, पंडित की कहानी, उसका सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक सब वो मैं बजाता था उनके साथ। तो उनके साथ अनुभव ये था कि मैं कभी कुछ बोलता नहीं था, और उनके चेहरे को देखता रहता था कि मैं जो बजा रहा हूँ कि वो कितने मतलब उसको मतलब मुझे थोड़ा सा भरोसा दे रहे हैं कि हाँ तुम ठीक बजा रहे हो। तो उनकी आंखों से मुझे पता लग जाता था कि ये अब ये रीटेक नहीं होगा। यानी कि वो नहीं तो कहते थे कैलाश तुमने बजाया तो सही है लेकिन कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा। तो मैं सोचता था कि इनको कॉन्फिडेंस मेरा कैसे पता लग रहा अंदर से। तो ये बड़े महान मतलब युग पुरुष हैं ये संगीत के, पंडित रविशंकर जी हो गए, या फिर जो भी महान कलाकार हैं जिनके साथ, हालांकि और लोगों के साथ भी मैंने बहुत काम किया है,
लेकिन इनके साथ जो जुड़ाव था। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इनके साथ डायरेक्ट नहीं मिला इनको मैं। मेरे बारे में एक म्यूजिशियन ने कहा कि भाई आपको दिल्ली में कभी भी कोई काम करना हो तो बांसुरी की चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा। तो मैं टाटा हॉल में बजा रहा था किसी के साथ बॉम्बे में, तो वहाँ वो म्यूजिशियन ने पाया कि ये इसमें कुछ अलग आग है। वो पंडित रविशंकर जी के साथ बहुत जुड़े हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था। तो जब मैं यहाँ लोधी रोड पे पंडित रविशंकर जी रहते थे 95, तो वहाँ पर उन्होंने बुलवाया मुझे। बोले भाई मैंने तुम्हें सामने से तो कभी सुना नहीं है और वैसे भी कभी नहीं सुना, लेकिन तुम्हारे बारे में फलाने आर्टिस्ट बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं कह सकते। हाँ जी। तो उनके साथ इस तरह से मैं जुड़ा और मुझे बहुत प्यार करते थे। मतलब ऐसे कई किस्से हैं कि उन्होंने, जब मैं विदेश में रहता था तो किसी और फ्लूट प्लेयर से रिकॉर्डिंग करवा लिया। पंडित जी खुश नहीं होते थे, कहता नहीं कैलाश जब वापस आएगा मैं उसे से ही दोबारा करवाऊंगा और उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने किसी और से रिकॉर्ड करवाया है, तो नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत उनके साथ बड़े अच्छे। नहीं, इतने सालों का संबंध तो फिर नहीं सर, एक महान कलाकार के साथ इतना जुड़ना और इतना एक्सटेंसिवली काम करना, और जब वो भी आपको रिकग्नाइज करे कि जब आपकी इतना जो क्राफ्ट की वैल्यू, उसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं, उनका बस प्रसाद के रूप में है। मैं तो उनसे उम्मीद ही नहीं करता हूँ वो तारीफ़ करे। उनके साथ तो एक अनुभव है मेरा, वो बहुत कुछ रास्ता दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, ये बहुत ही सुंदर बात आपने बोली है, और मतलब इसी से हमें ये समझ आता है कि कैसे कला का अगर अपने साथ अगर अच्छे से करा है, निभाया है, तो कला भी आपको रिवॉर्ड करेगा अपने तरीक़ों से। तो सर जब आपने अलग अलग कोलैबोरेशंस करे, तो मेरे को पता चला कि आप ऑल इंडिया रेडियो के स्टाफ में भी आपने बहुत काम करा है। हाँ। तो सर उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे? तो उसका एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया ये है कि मैंने 88 में ज्वाइन किया था। अच्छा। 1988 में, और 2018 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, 2018। तो 2018 में जिस दिन मेरा फेयरवेल हो रहा था, तो मुझे बोलने के लिए कहा गया, क्योंकि मैं तैयार नहीं था बोलने के लिए। तो मैंने वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोग इकट्ठे थे, तो मैंने ये कहा, शायद उस बात से ही 30 साल की सारी बात मैं कह जाऊँगा आपको कि 30 साल की नौकरी होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की। मैंने छत की तरफ देख के बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी की दौड़ रहा था, संगीत की दौड़ रहा था, तो अनायास मुझे ये बिल्डिंग नज़र आई, आकाशवाणी की बिल्डिंग। मैंने यहाँ 30 साल तक विश्राम किया, और आपके प्यार से, आपकी दुआओं से मैं दौड़ता हुआ ही बाहर निकल रहा हूँ। यानी कि मैं आशावादी घुसा था, आशावादी निकल रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि मैं अभी उस समय आकाशवाणी में भी जब मैं काम कर रहा था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि संगीत मेरा शौक था और वही मेरा प्रोफेशन हो गया, तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। सही बात है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक दूसरे किसी, मान लिया कोई शॉपकीपर है, तो उसका वो शौक होगा तो वो अच्छी दुकान चला पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो फिर वो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। तो मेरा आकाशवाणी का 30 साल का समय मुझे तो लगता है जैसे उड़ गया हो। मतलब क्योंकि मैं काम बहुत आनंद से करता था, और जिस दिन काम नहीं होता था उस दिन मैं दुखी होता था। जिस दिन काम करता था मुझे लगता था कि अरे वाह, आज का दिन सफल हुआ। तो इस तरह से मेरी संगीत की, आकाशवाणी की यात्रा बहुत सुंदर गुजरी। नहीं सर, मतलब ये बहुत सौभाग्यशाली वाली बात होती है अगर आप वही कर पाएँ जिससे आपको प्रेम हो। बिल्कुल। हाँ, ये सबके भाग्य में नहीं होता। इतने लोग आजकल होते हैं जो कॉर्पोरेट में कर रहे हैं या अलग अलग नौकरियां कर रहे हैं। मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि ये मैंने जब आकाशवाणी ज्वाइन किया तो मेरे उस वक्त मैं बहुत व्यस्त था। असल में सरकारी संस्थाओं में काम करना जो है ना, वो ये समझते हैं हम एहसान कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं समझता था। मैं जब आखिरी दिन मुझे बोलने के लिए कहा गया, तो मैंने सोचा कि ये जितनी आपको सैलरी देते हैं, जितना ये, उतना तो ये हमारा काम ही नहीं ले पाते। मतलब बहुत अच्छी हमें सैलरी मिलती है, तो कम से कम वो जस्टिफाई तो होनी चाहिए ना। वो मुझे लगता है जो सरकारी कर्मचारी जो
क्लर्क जिसे कहेंगे, शायद उसकी सोच ऐसे होगी कि मैं काम ना करूँ और मुझे पैसा मिलता रहे। ये कलाकार का नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि कलाकार को, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि कलाकार को सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वो इनसिक्योरिटी में ज़्यादा तरक्की करता है। तो ये बात मेरे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी में 88 में, उस दिन से मेरे अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे दिमाग में थी कि ये सुरक्षा जो मुझे मिल गई है कि हर महीने मुझे सैलरी मिलेगी, ये मुझे पीछे ना ले जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ। हाँ, इससे बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बार मैंने बहुत प्रसिद्ध कलाकारों के साथ भी ये बड़ी दुविधा रहती है कि नौकरी भी, घर भी चलाना होता है, और नौकरी के साथ कई बार कला बहुत लोग सस्टेन कई बार नहीं कर पाते। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इसको इतने अच्छे से इसको आपने और निखारा है। पर बहुत लोगों को शायद यही दुविधा रहती है कि इस काम के साथ अपनी कला को लेके चलना शायद और मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत लोग या तो फिर कला ही चुनते हैं या तो फिर नौकरी चुन लेते हैं। नौकरी के साथ वो कला भी कहीं ना कहीं छूट जाती है। कई बार बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो कला और नौकरी को साथ में नहीं चल पाते हैं। और सर, आप इसका बहुत आपने अच्छे से इसको समझाया हमें। तो सर, आपने इतने सारे लोगों को सिखा भी रहे हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं ये बांसुरी सिखाने में। तो आप कैसे उनको क्या राय देते हैं जब कोई अब शिष्य आपके पास आता है? तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मैं समझता हूँ कि गुरु लोग ये सोचते हैं कि यार ये पोटेंशियल नहीं है, ये सीख नहीं पाएगा। मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है। मेरा नज़रिया ये है, ज़रूर पता तो लग जाता मुझे कि इसमें ये पोटेंशियल है या नहीं है, यानी कि ये मतलब उतना मेधावी है या नहीं है। बट उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि इसको आनंद लेने का तो हक है। हाँ, तो वो अपना बांसुरी बजाएगा, अपने में मगन रहेगा, उतना अधिकार तो ना छीनूं में। तो मैं उस नज़रिए से फिर मैं हर एक किसी को सिखाता हूँ। मैं किसी को मना नहीं करता सिखाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि वो अपना अपना क्षेत्र में आपने कहा जितना आप सीखेगा उतना सीखेगा। लेकिन किसी को आप यूँ जज कर लेते हैं, भाई इसका तो बेसुरा बजा रहा है या बेसुरा गा रहा है। अरे भैया ठीक है, बेसुरा गा रहा है, वो अपने लिए तो आनंद ले रहा है, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तुम मत सुनो। मेरा ऐसा मानना है। तो मैं सबको सिखाता हूँ। नहीं सर, ये बहुत सुंदर बात है कि बहुत बार बहुत लोग गिफ्टेड नहीं होते हैं शायद संगीत के अवसर, बिल्कुल, बट उनको वो अवसर देना और उनको एटलीस्ट वो राह दिखाना कि ऐसा भी कुछ है, करना ना करना उन पे रहता ही है। बट ये बहुत सुंदर बात है सर कि आपने ऐसे किसी को मना नहीं करते हैं। सर, इसी के साथ मैं चाहता हूँ सर कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ और सुनाएं, क्योंकि मैं तो लगता है कि इतना सुंदर है कि सुनते ही रहें इसको। तो कुछ अपने दर्शक को सुनाएंगे? अवश्य। मुझे भैरवी बहुत पसंद है। हाँ जी सर। और भैरवी में मतलब 12 सुर का प्रयोग जो है वो मुझे बहुत चुनौती वाला लगता है। वो 12 सुर को अगर अच्छे से ना लगाएं तो बहुत जल्दी बिगड़ भी जाता है। बिल्कुल। तो मैं वो कोशिश करता हूँ।
बहुत अद्भुत सर, मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो गए इतना। भैरवी के बारे में कहते हैं ना कि इसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल सही इसके बात बाद कुछ अच्छा नहीं लगता, और इतने सुंदरता से मतलब। है। ये जैसे भोजन के बाद स्वादिष्ट व्यंजन होता ना, हाँ जी, मिठाई, हाँ जी। तो मिठाई के बाद दोबारा से कौन सब्जी खाएगा? वही बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अद्भुत सर। इसी के साथ हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ पढ़ेंगे। अवश्य। हाँ, इसमें कुछ सवाल होते हैं जो आमतौर ज़िंदगी से होते हैं, और क्विक, थोड़े तेज चलते हैं, और मतलब जल्दी हाँ आग, जी बिल्कुल, जल्दी की आग। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमने नया सेगमेंट हाँ, स्टार्ट करा है, very अच्छा good, आपको हाँ। पसंद आया, ठीक है। और ये पंजाब में रखा मैंने, वो उससे डिफरेंट है। ठीक है, दे दिया था ना वो पहले वाला ही रिएक्शन। अब ना दोनों में जो सही लगे वो आप। वो हाँ, वो लगा लेंगे, ठीक है। चल, बस मेरा फ़ोन ना गिरे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। करें स्टार्ट। द फर्स्ट राग यू परफॉर्म ऑन स्टेज। हंसध्वनि। हंसध्वनि, खूबसूरत राग। एक राग जो आपका एकदम से माहौल, आपका मूड लिफ्ट कर देता है, जो माहौल को आपके हिसाब से अपलिफ्ट कर देता है। ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है, राग सब एक जैसे होते हैं। बिल्कुल सही बात। एक राग जिससे मेडिटेशन की फीलिंग आती है। मालकौस। आपके हिसाब से फ्लूट बजाते हुए सबसे मुश्किल राग कौन सा पड़ता है? ये किस लेवल का बजाना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप मतलब बिलासखानी तोड़ी या भैरवी या गुजरी तोड़ी को बजाएंगे, और आप उसका लेवल का, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है एक्चुअली। बट टेक्निकली बांसुरी में गुजरी तोड़ी बहुत मुश्किल माना जाता है, काफ़ी कठिन है, चैलेंजिंग है। ओके, अ मिस्टेक दैट टर्न्ड इनटू मैजिक ऑन स्टेज, कि एक गलती आपने करी और उससे कुछ अलग ही निकल आया हो, उसका सार। हमेशा डर बना रहता है गलती का, हमेशा, और ऐसा लगता है कि हम सब कुछ गलत ही कर रहे हैं। उसको सही करने के लिए सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। खूबसूरत बात है सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक इंडियन आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, चाहे वो जीवित हो या न जीवित ना हो, कौन ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं? छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, उस्ताद अली अकबर खान साहब। खूबसूरत। एक वेस्टर्न आर्टिस्ट कोई जो आपको लगे जिसके साथ कोलैबोरेशन करके बड़ा अच्छा संगम आएगा फ्लूट का? वो भी जीवित नहीं है, याशा हाइफेट्स। ओके, वायलिन प्लेयर, महान वायलिन प्लेयर। बहुत नाइस, ब्यूटीफुल सर। एक कंट्री जो आपको पसंद आता है बहुत परफॉर्म करने में, विच कंट्री? पेरिस, पेरिस, फ्रांस। फ्रांस में बहुत वार्म लोग हैं, बहुत अच्छा, म्यूज़िक को अच्छा रिसीव करते को बहुत अच्छा। हमारा संगीत वहाँ बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ से इंडियन आर्टिस्ट वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। और मेरा भी जाना बहुत वहाँ रहा। अच्छा, तो मतलब अच्छे आपको वहाँ से वाइब्रेशंस और मतलब अच्छा एक फील रहा, माहौल मिला आपको एक अच्छा वहाँ पे। ठीक है सर।
एक लोकल डिश जो आपको बड़ी पसंद आई बाहर जाके? अरे ये बड़ा अजीब प्रश्न पूछा आपने। क्योंकि विदेश में हमें डिश का नाम क्या बोले हम कि डिश आ जाती है तब समझ में आता है कि ये डिश आई है, क्योंकि समस्या तो होती है। सही बात है, वो फ़र्क तो आता ही है। बट कुछ ऐसा कोई कुजीन हुआ हो या अच्छा लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा सा है, तो शायद ऐसा कुछ मिला होगा ओवर द करियर? देखिए, पिज़्ज़ा खाया मैंने, इटली में खाया, सब जगह खाया, लेकिन एडनबर्ग में जैसा पिज़्ज़ा खाया मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा, वहाँ की कुछ अलग ही बात। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता, मतलब ऐसा पिज़्ज़ा मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा। या फिर इटली में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ वो लोग जो स्पैगेटी बना के खिलाते हैं, वो उनके खास किस्म के, मेरे को नाम नहीं याद, बहुत प्यार से खिलाते हैं और बहुत स्पाइसी होता है वो साउथ इटली का खाना। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल सर, जाना पड़ेगा अब तो। अवश्य, ज़रूर। एक सूवेनियर जो आप अपने टूर से लेके आते हैं वापस? यादें ही होती हैं, कागज़ की बात नहीं करिए, यादें ही होती ज़्यादातर। ज़्यादातर हाँ, क्योंकि सोवेनियर जो आप मैगजीन से, मेरा मतलब आप सूवेनियर मतलब ऐसा कुछ आप वहाँ से कुछ उठा के लेके आए, मतलब कुछ वहाँ का कि यहाँ स्पेशलिटी ये है, तो आप वहाँ से वो चीज़ वहाँ की उठा के ले आए, कहीं की जो स्पेशलिटी किसी देश की हो, वैसे कुछ? मेरा ज़्यादातर तो वहाँ के जो बड़े संगीतकार होते हैं वहाँ के, उनसे उनके कैसेट मिल जाते थे या उनका म्यूज़िक मिल जाता था, वो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरे को पेरिस से परफ्यूम का बड़ा शौक है मुझे। फ्रेंच परफ्यूम सर वैसे ही पूरी दुनिया भर में फेमस है। ओके सर, चाय या कॉफ़ी रियाज से पहले? रियाज से पहले एक्चुअली ये दोनों कुछ नहीं करती। मन अच्छा हो तो शिकंजी भी काम कर जाएगी। सही बात है। आप मॉर्निंग में प्रेफर करते हैं रियाज करना या रात को? अगेन वही चाय कॉफ़ी वाली बात है। अब अगर हम रात को कह दूं मैं, तो फिर सुबह के राग बज जाएंगे। मतलब नहीं बजा पाएंगे। तो दोनों के ही वक्त की अपनी अपनी महत्वपूर्णता है, उसमें हम एक को नहीं चुन सकते। नहीं चुन सकते। बहुत। अगर आप संगीतकार नहीं होते तो आप क्या होते? डकैत। क्योंकि वो भी चुनौती वाला काम होता है। अच्छा, एक गाना जो आपको बड़ा पसंद आता है, चाहे वो क्लासिकल में हो चाहे वो फिल्मी हो, कोई एक गाना जो आपको बहुत मन को बहुत भा जाता है आपके? मैं बॉलीवुड का गाना बोल सकता बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु तेरो नाम जो दिहाए फल पाए, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लता जी का। लता जी का, ठीक है सर। यहाँ कट लेंगे एक, मेरे हाथ से पूरा गिरद आ रहा है, एक गिरद आ रहा था सर। एक ऐसी कोई किताब है जो आपको संगीतकार के लिए, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बुक बोलेंगे पढ़ना चाहिए एक संगीतकार को? देखिए, ये सेंसिटिविटी से इसका संबंध है। तो कोई बड़े मतलब क्या बोलते हैं उसे, सस्पेंस वाले बुक पढ़ता है। मैं लिटरेचर थोड़ा इमोशनल, मतलब भावनात्मक, तो मैं महादेवी वर्मा जी को बहुत पढ़ा है और उनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है, पसंद आती हैं। वो उनकी विशेषता ये है कि वो एक सेंटेंस लिख देती हैं, उसको हमारे जो लेक्चरर थे 1 घंटे तक उसके ऊपर विस्तार करते थे। तो मुझे महादेवी वर्मा जी के लिए बहुत मुझे अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पे जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। मुझे बहुत पसंद है। खूब 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 उनकी कि हमारे हिंदी में शायद हमारे जो टाइम पे भी थोड़ा सा उसको पढ़ाते थे, उसके अब तो शायद पढ़ाते भी हैं कि नहीं ये नहीं पता, बट तब थोड़ा सा नहीं, अगर नहीं पढ़ाते तो गलत है। गलत बात है, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी किताबों में, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो किताबें, अगर वो नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी कल्चर और बहुत कुछ वो समेट के चलते थे। मतलब एक पूरी व्याख्या मिल जाती थी बहुत अच्छा हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, और मन की गहराइयों में उतरते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है ये। एक सर मंत्र आपकी ज़िंदगी का, मूल मंत्र जिसे कह सकते हैं? हमेशा पॉजिटिव बने रहो और आगे सोचो कि हमें क्या करना है।
ज़रूरी भी है सर, एक आगे की दिशा होना बहुत ज़रूरी है सर। फ्लूट अकेले में सादगी करना या संगत के साथ, आपका प्रेफरेंस क्या रहता है? दोनों। दोनों। मैं तो दोनों में ही बहुत आनंद लेता हूँ। हम्म। ये उस तरह की बात है कि आपको भीड़ में रहना अच्छा लगता है या अकेले में। रहना। तो अकेले में भीड़ का आनंद ले सके और भीड़ में अकेले का आनंद ले सके, तो वो वाली चीज़ है। वही एक कलाकार की उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है आपका, जब आप किसी के साथ अकम्पनीमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ संगत कर रहे हैं, तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, वो महत्व रखता है। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी बात है सर। अगर फ्लूट को एक और नाम से आप बुलाते हैं तो वो क्या कह सकते हैं? सांस। सांसों से सांसों तक, बहुत ही सुंदर बात सर। इसी के साथ हम आज के रैपिड फायर राउंड के अंत पे आ चुके हैं और आपने बहुत बखूबी इसको निभाया सर। सर हम जब सांस की बात से मुझे एकदम से ये बात याद आई कि फिज़िकली भी बहुत फ्लूट बजाते हुए बहुत स्ट्रेंथ लगती है और अपनी सांस को बहुत टेम करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, उसको साधना पड़ता है। तो सर ये विथ एज कैसे आप मेंटेन करते हैं और कैसे कोई अगर सीखना चाहता है तो उसको क्या राय देंगे आप? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी क्रिया है हमारे शरीर की जो हमारे योगी लोग भी नहीं बोल सकते इसके बारे में। क्योंकि देखिए, अगर मान लिया आप कोई भी सांस की एक्सरसाइज करते हैं, कपालभाति करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं, तो उसमें एक विधि है। हाँ जी। कि आप ऐसे करें, लेकिन बांसुरी बजाते वक्त हम मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से ही छोड़ते हैं। हाँ। तो ये इसका कहीं ना कहीं इसका बहुत फ़ायदा होता है और इसमें हमारा लंग्स, हमारे हृदय के बहुत सशक्त होते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और अब आप देखिए कि विदेश में मैं काफ़ी गया हूँ, तो वहाँ पर जो है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, तो उनको डॉक्टर लोग जो हैं कहते हैं कि आप बांसुरी बजाइए। अच्छा। तो उनको कहते हैं कि उनका मतलब संगीत से नहीं है, उनका मतलब वो मेटल फ्लूट होती है, उसके 3 पीस होते हैं। तो कहते हैं 2 पीस निकाल दीजिए, जो छोटा वाला है ना उसमें आप अपने ब्रेथ लंबा करने के लिए उसकी सांस की तरफ ध्यान जाएगा और आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। सही बात है। हाँ हाँ। तो ये इस तरह से वो लोग भी कुछ सोच के ही बोले होंगे ना कि इसका कुछ फ़ायदा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने बारे में ये कहूँगा क्योंकि मैंने बचपन से बजाया है, तो एक शब्द है एक्लीमेटाइज। मैं अब मेरा बॉडी जो है एक्लीमेटाइज हो गया है। ये उस किस्म की भी बात कह सकते हैं कि अगर मान लिया गाय का बछड़ा है, उसको रोज आप छत पे ले जा रहे हैं, तो छोटे से लेकर बड़ा हो गया उसके तब भी ले जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुअली बड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो सर अभी आपने इतनी सुंदर बात करी कि सांस से सांसों की बात जो करी, तो सर फ्लूट एक बहुत ही ब्रेथ इंटेंसिव इंस्ट्रूमेंट है और इसमें सांस की बहुत वैल्यू है। तो सर विथ एज कैसे मेंटेन करते हैं और अगर कोई नया इसको वाद्य को सीखना चाहे तो उसको आप क्या राय देंगे सर? देखिए, शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बट लेटर ऑन मुझे ये पता लगा कि ये वाद्य जो है हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि इसमें हम जब बांसुरी में फूंक मारते हैं तो रोक के रखते हैं सांस को और धीरे धीरे छोड़ते हैं। हाँ जी। तो एक अपने आप लंग्स में सांस ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो एक यूनिक किस्म की एक्सरसाइज है ये। हाँ जी। जो वेदों में भी शायद, मेरे ख्याल से, मुझे मालूम नहीं कि शायद इसके वर्णन है या नहीं है, बट ये अलग किस्म का व्यायाम है, ये बात पक्की है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये करने के बाद फिर आपको कोई योगासन वगैरह या कुछ दूसरे करने की ज़रूरत, अगर आप इसको प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी सांसों की प्रैक्टिस हो रही है। और इसके अलावा ये मैं मानता हूँ कि विदेशों में भी जो है, इसमें जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या जो सांस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जो उनकी जो वहाँ की बांसुरी है चाबी वाली, उसमें कहते हैं 2 या पीस निकाल दो अलग, 3 पीस में होती है वो, ऐसे असम्बल होती है, तो उसको डिसमेंटल कर दो और वो जो ब्लोइंग वाला पोर्शन है उसमें आप फूंक मारते रहिए। तो वो डॉक्टर कहते हैं, ये सलाह देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी मतलब एक एक्सरसाइज है। और मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैंने इसका अभ्यास अनजाने में करता चला गया, तो मुझे कोई ऐसे अलग से मुझे कोई इसके लिए कोई प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ी योगासन वगैरह की। और अभी डॉक्टर के पास कभी मैं जाता हूँ तो डॉक्टर कहते हैं आपके लंग्स तो बहुत अच्छे हैं। नहीं सर, तो ये मुझे लगता है ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है।
बांसुरी बजाना। और बांसुरी बजाने के अलावा मुझे लगता है विंड इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारे, या सैक्सोफोन हो, शहनाई हो, क्लैरिनेट हो, वो भी मतलब समहाउ यही प्रक्रिया रहती है, सांस लिया और फिर धीरे धीरे छोड़ा। तो सांस के लिए ये अच्छा है, अच्छा एक वाद्य है और एक अच्छा एक आउटलेट भी है जिससे लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग लंग्स डेवलप कर पाए। बिल्कुल हमारे यहाँ पे वैसे ही पोल्यूशन कितने चर्चे होते हैं और उसमें भी एक जब आपके लंग्स अच्छे से काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। और ये मेरा मानना है कि जैसे वोकलिस्ट जो बड़े स्तर के हैं, वो जब 3 ताल चल रही है, बंदिश चल रही है और 16 आवर तक तान ले रहे हैं, हाँ जी, तो उनके लंग्स बड़े मजबूत होते हैं। बिल्कुल, तो वो भी एक एक्सरसाइज है लंग्स की। तो मतलब ये इस तरह से सांस के लिए ये बड़ा अच्छा वाद्य है। ये कर लो या गाना कर लो, बात एक ही है। नहीं सर, सांस और सोल का जो कनेक्शन है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। मतलब कहते हैं ना कि सांस से ही आपकी आत्मा जुड़ी है। बिल्कुल। तो अगर आप सांस को साथ लें तो आप आत्मा से भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत उसके आसपास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात में, मेरी उम्र इस समय 66 साल की हो गई और इस चीज़ को मैं अब अनुभव कर रहा हूँ कि आपको अगर मेडिटेशन करना है तो सांस के थ्रू बहुत जल्दी होता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने सांसों को महसूस करना शुरू करेंगे, आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो सोल, वही बात हो गई कि आपकी सोल जो है ना वो आनंद लेने लगती है आपकी, इससे कनेक्शन हो जाता है सांस के एक नियंत्रण से, उसका पूरी शुरुआत हो जाती है। नहीं सर, बहुत ही सुंदर बात है सर। इसी से मुझे एक बात याद आई कि आपने, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपने पिरी फेस्टिवल में भाग लिया था, साउथ कोरिया में जो होस्ट हुआ था। तो सर उसमें आप पहले अव्वल दर्जे पे आए थे, तो सर उसका एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ था वो? देखिए, वो जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, लेकिन जब हो गया वो, तो उसके बाद मुझे बड़ा बुरा लगा कि जिनको नहीं मिला था। क्योंकि जो एक दिन पहले मुझसे बड़े दोस्ती से बात कर रहे थे, जिस दिन मुझे प्राइज़ मिल गया तो वो मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहे। उनको ये लगा कि ये तो प्राइज़ ले गया, हम मतलब उनमें थोड़ा एक हीन भावना का थोड़ा सा मुझे आभास हुआ। तो वहाँ पर उन्होंने एक मुझसे फॉर्म भरवाया, अच्छा, कि आप इस फेस्ट के बारे में, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। तो मैंने उसमें लिख दिया, इट्स नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर, ये मत करना। क्योंकि आप ये संगीत का कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? अब इतने सारे कंट्री हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश का आदमी सबसे अच्छा है या इस देश का संगीत सबसे अच्छा है? हर एक का अपने अपने देश का, अपनी अपनी कल्चर सबको पसंद है। बिल्कुल। तो मुझे ये मैंने कहा तो वो लोग बड़े कहते हैं, बड़ा अजीब किस्म का आपने बयान दे दिया इसमें। तो मुझे लगा हमारा संगीत हमारे लिए अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया का संगीत उसके लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को बाद में कहा भी कि भैया आपने बहुत गहरा आपने जवाब दिया कि संगीत शुड नॉट बी कंपेयर्ड, म्यूज़िक शुड नॉट बी कंपेयर्ड, आप इसको कंपेयर नहीं करिए। एहसास को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एहसास तो हर एक की अपनी अपनी आत्मा से कनेक्ट। वो भी दिल से बजा रहे हैं, चाइनीज़ भी बड़े दिल से बजा रहा फ्लूट, मैं भी दिल से बजा रहा हूँ। तो आप कंपेयर करने, क्राइटेरिया क्या आपका? क्या क्राइटेरिया है? किस माध्यम पे जज हो रहा है वो? अब अगर आप कहें कि मणिपुर की आँख सबसे अच्छी होती है, साउथ हमारे हिंदुस्तान की आंखें सुंदर होती हैं, तो किसको कहेंगे? वो एक छोटी सी आंख है, एक बड़ी आंख है। तो सुंदरता तो भाव की है। सही बात है, सुंदरता देखने वाले के नजरिए में होती है। शेक्सपियर कहते हैं ना, ब्यूटीफुल द आई, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, कि आपके देखने के ऊपर है, नजरिए पे है। जाकी रही भावना जैसी। बिल्कुल, बस। बहुत ही खूबसूरत बात है कि सर कि इतना बड़ा कंपटीशन जीतने के बावजूद आपने ये अपना जो नज़रिया है उसको, जैसे आपने बताया, ये वही गुरु से ही शुरू हो रहा है। बिल्कुल, कि गुरु के नज़रिए से लेके आपके नज़रिए तक, क्योंकि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है ना। ये क्रिकेट की तरह से 2 टीम नहीं लड़ रही हैं। बिल्कुल। या पहलवान 2 नहीं लड़ रहे हैं। ये तो आपकी अकेले की यूनिक एक आपकी परफॉर्मेंस है। तो हाउ कैन यू कंपेयर इट? बिल्कुल सही बात है। तो हालांकि मुझे प्राइज़ मिला, बहुत अच्छा भी लगा, बहुत प्रसिद्धि भी हुई, न्यूज़ में आया, पेपर में आया, सब जगह आया। उसके बावजूद मेरा जो ये प्रतिक्रिया थी मेरी, कि मैंने कहा नहीं, ये भावना अच्छी नहीं है। नहीं सर, यही एक कलाकार की, एक महान कलाकार की यही आई थिंक एक, नहीं महान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन एक आर्टिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, कि अपने काम को रिफ्लेक्ट करके देखना, कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब इवन फर्स्ट जीतने के बाद भी आप उसको
रिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं। तो एक कलाकार का काम बहुत ज़रूरी है कि हाँ, उसको अपने काम को रिफ्लेक्ट करके मेरी आत्मा ने कहा ये कि ये ठीक नहीं किसी मतलब उसको अपना संगीत कैसे, ये तो वो वाली बात है कि किसका बच्चा सबसे प्यारा है। हर एक को अपनी माँ का बच्चा प्यारा है। हाउ कैन यू से कि ये सबसे खूबसूरत बच्चा है। हर एक की उसी तरह से संगीत है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत तो मिट्टी में से होता है ना, उनकी वहाँ की उनकी मिट्टी से संगीत उनका प्यारा है उनका। बिल्कुल। तो मेरा ये एक सहज रूप में मेरा एक प्रतिक्रिया थी। मैंने सोचा नहीं था, वो मेरी उसी वक्त की मेरी वो एकदम से रिएक्शन आ गया जो उसका। नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, बहुत अच्छी बात है सर। सर इसी से चलते हुए हम अगर बात करते हैं कि संगीत का जो स्पेशली जो बांसुरी का रोल आजकल के मॉडर्न संगीत में जो आ चुका है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर से भी कई बार संगीत को निकाला जा रहा है, एआई की मदद से संगीत कंपोज करा जा रहा है, और बॉलीवुड में जब आ जाता है जहाँ पॉपुलर म्यूज़िक जो जनता तक पहुँचाने के लिए होता है, तो उसमें भी बांसुरी का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कई बार उसको कीबोर्ड से भी कंप्रेस करके सुनाया जाता है और कई बार लाइव इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल होता है। तो सर आपकी क्या राय है कि क्या ये सही है फ्लूट की आवाज़ एआई से डिज़ाइन करवाना, या ये मॉडर्न तकनीकों से फ्लूट जैसे एक बहुत ही सुंदर वाद्य जो आत्मा से जुड़ा हुआ है उसका आवाज़, क्या उसमें भी सही लगता है या इसकी शुद्धता को बरकरार रखना चाहिए? देखिए, अभी आपने जो मेरे से प्रश्न किया है उस प्रश्न में ही जवाब जुड़ा हुआ है कि कंप्यूटर जो ना बड़ा मैकेनिज्म उसमें मैकेनिकल हो जाता है, उसमें भाव कहाँ से आ सकता है। और जब हमारी सोल से जो बसता है, हमारी सांसों से बसता है, उसमें जो एक वाइब्रेशन होती है वो तो मशीन में आ ही नहीं सकती। और बाकी ये ज़रूर कहूँगा कि परिवर्तन जो है ना वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दौर होते हैं, एक दौर आता है एक जाता है, और उस दौर का वो प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके परिणाम अगर अच्छे होंगे तो सस्टेन करेगा, नहीं तो फिर वापस उस पर आ जाएंगे। तो अब जैसे अभी सब कंप्यूटर से ही वो एक्विस्टिक ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो अभी जब मैं जो पुराने जो म्यूजिशियन है उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं फील नहीं है। ये वो वाली बात होने लगी कि एक आप खाना खाते हैं तो आप सोचिए कंप्यूटर से खाना बनने लगेगा कुछ दिनों बाद, तो उसमें उसका स्वाद कहाँ से आएगा? स्वाद कहाँ से आएगा? वो एआई कुकिंग आते हैं ना, एआई कुकिंग वाले खाने का यंत्र आते हैं आजकल। तो सिर्फ एक औपचारिकता होगी कि हाँ पेट भर गया। हाँ, लेकिन हमारी संतुष्टि होती है ना, वो हमारी आत्मा की संतुष्टि जो होती है वो हमारी जीवन की पूरी दिनचर्या से होती है वो। हाँ। अब कुछ दिनों बाद तो एआई से ही नमस्ते हो जाएगी किसी हमने या खुशबू जो है वो एआई से आ रही है, परफ्यूम आप लगाने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ हो जाएगा ये? वो संभव नहीं है, सिर्फ आप इल्यूजन है। बिल्कुल, ये माया, मोह माया है, मोह माया है, वो इंसान की वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ है। हाँ, छेड़छाड़ है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर मान लिया परिवर्तन नहीं होगा तो वो भी बहुत बोरिंग हो जाएगा। हाँ जी। तो परिवर्तन होने चाहिए, प्रयोग होने चाहिए। बट हम किस प्रयोग को आत्मसात करें, किसको ग्रहण करें, किसको छोड़ें, ये हमारे ऊपर है। हम किसी को रोक तो सकते ही नहीं है प्रयोग करने के लिए, करिए आप। बिल्कुल। हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये हमारे ऊपर है। ये हमारे भाव के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, उस पर ऊपर है। नहीं सर, ये बात बहुत पते की है। सर इसी के साथ हमारे दर्शकों को आज कुछ सुनाएंगे? कुछ अवश्य सुनाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा लाइट अंदाज से थोड़ा सा सुनाता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए।
बहुत ही सुंदर सर, अद्भुत, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मतलब एक ही शब्द ही आता है दिमाग में कि एकदम एक भाव इसका जो फ्लूट का है वो बयान नहीं होता। तो सर हमने आज इतने सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज बात करी, और कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द गुरु, और कैसे शिक्षा उसकी आपने के लिए उससे उसको दुनिया भर के स्तर तक ले जाना, दुनिया के सामने भी भारत की जो इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको दुनिया तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य है। जो और सर आपने बहुत ही इसको बखूबी निभाया है, और आपने अपने करियर से, इलस्ट्रियस करियर से बताया है हमें कि कैसे ये इतना सुंदर वाद्य है जो एकदम सोल से सोल, सांस से सांस, सोल से जुड़ता है, जो उसकी इतनी खूबसूरत व्याख्या करी है। और सर हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपके लिए सर एक छोटा सा हैम्पर लाए हैं। और सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए। और मैं बस एक आपसे दरख्वास्त है कि हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि हमारे द स्वर्णिम शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम और आर्टिस्ट्स को लाएंगे और जुड़ेंगे और अलग अलग एक्सपीरियंसेस को हमारे ऑडियंस तक पहुँचाएंगे। मैं अवश्य इसके बारे में सबको बोलूँगा, जो भी मेरे संपर्क, मेरे संबंध हैं जिनसे, जो भी मेरे कांटेक्ट में हैं, कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और जो मतलब आप भी उनको समझें कि उनसे प्रश्न किए जाएं और यहाँ पर उनकी जिज्ञासाएं कम हों। बिल्कुल, तो मैं अवश्य इसका बोलूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। सर हमारी एक और दरख्वास्त है आपसे, हम हमेशा हमारा जो शो है इसको संगीत के साथ ही एंड करते हैं। तो कुछ आप हमें बजा के सुनाएंगे? इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। आशा है आपको पसंद आया हो। हम हर हफ्ते अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके नए नए एपिसोड लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत बढ़ावा मिलता है इस शो को जारी रखने का, और हमें कमेंट्स के माध्यम से। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। हम इसी तरह हर हफ्ते अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है इस शो को जारी रखने का। प्लीज़ कमेंट करें, बताइए हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हमें बताइए अगर आपको कोई स्पेशल गेस्ट बुलाना हो, और अगर आपके कोई भी सवाल हों हमें बताइए, जो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए उनके जवाब। इसी तरीके से हमारे शो देखते रहिए। अगले हफ्ते मिलेंगे। नमस्कार।